हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वी आर डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज 29 जनवरी की डिस्कशन के साथ। देखते हैं हमारा फर्स्ट आर्टिकल कौन सा है दैट वी विल डिस्कस। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ये बेसिकली कोरल रीफ होता है जो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पर सिचुएटेड है। तो इसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है एंड जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट है वो एक तरह से इसके लिए एक प्लान लेकर आई है ताकि हमारे जो कोरल रीफ है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये जो कोरल रीफ है, ये एक्सटेंट होता जा रहा है। यहाँ पर इनको खतरा महसूस हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, टेम्परेचर राइज की वजह से इनका जो सर्वाइवल है वो डिफ़िकल्ट होता जा रहा है एंड ये अब ख़त्म होने लग जाएंगे, एक्सटेंट होने लग जाएंगे। जो यहाँ पर एक कलरफुल रीफ देख रहे हो आप, पिंक, ग्रीन, ये सब अब वाइट कलर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये जो ब्लीचिंग है, यहाँ पर कोरल ब्लीचिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से ये लॉस्ट होते जा रहे हैं। तो इसी को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने एक क्लाइमेट रेवेज ग्रेट बैरियर रीफ को वो लेकर आए हैं, एक प्लान बनाया है ताकि हम अपनी रीफ को बचा सकें। तो दिस इज़ द ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज़ योर ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न कोस्ट पे सिचुएटेड है। दिस इज़ द एरिया। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड में है, लेकिन वर्ल्ड में दूसरी जगहों पर भी कोरल रीफ मौजूद है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में ही है। जो गवर्नमेंट है उन्होंने 700 मिलियन पैकेज $US का लॉन्च किया है ताकि रीफ को बचाया जाए, ताकि जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है यूनेस्को की ये रीफ, उसको उसका स्टेटस मेंटेन किया जाए। क्योंकि अगर ये एक्सटिंक्ट हो गई, अगर ये ब्लीच होना शुरू हो गया, तो इनका जो स्टेटस है वो इन डेंजर हो जाएगा, जिसकी वजह से इनको डेंजर लिस्ट से हटाने की बात भी की जा रही है। यहाँ पर रीफ 2050 प्लान बनाया गया है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने बोला है कि जो अगर ये रीफ को बचाया नहीं गया, अगर ये डेंजर लिस्ट में भी आ चुकी है, अगर इसका फर्दर डिटोरिएशन होता है तो इसको लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने रीफ 50-50 प्लान को बनाया है। यहाँ पर काफ़ी सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं ताकि जो डिक्लाइन है वो हम रोक सकें, क्योंकि जो अगर हम 50% ऑफ रीफ की बात करते हैं वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। तो इसलिए जो बचा है 50% उसको बचाने के लिए हमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ब्लीचिंग देखते हैं कोरल रीफ की। जो ब्लीचिंग है कोरल रीफ की वो 90% अफेक्ट करती है रीफ को, एंड 1998 से ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि 1990 के बाद ही जो टेम्परेचर राइज है वो बहुत स्टेडली राइज हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टीपली राइज हो रहा है, जिसका इफेक्ट हमें क्लाइमेटिक स्पीशीज़ पर देखने को मिल रहा है। ब्लीचिंग कैसे होती है? ब्लीचिंग होती है जब ओशन का टेम्परेचर राइज हो जाता है, जिसकी वजह से जो कोरल्स होते हैं वो अनबियर नहीं कर पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते इतना हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से उनका कलर फेड होने लगता है, वो ब्लीच होना शुरू कर देते हैं। जो कोरल रीफ है बेसिकली उसके अंदर एक जूज़ैंथले एल्गी रहती है, जो बेसिकली उसको कलर प्रोवाइड करती है। जब टेम्परेचर हाई हो रहा है तो ये एल्गी को एक्सपेल कर देती है और वहाँ से वो वाइट कलर में पहुँच जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया रीफ है उसने 3 मास ब्लीचिंग इवेंट्स को फेस किया है ड्यूरिंग हीट वेव्स इन 2016। तो जब 2016 में हीट वेव चल रही थी, हीट वेव एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा राइज होता है। 2017 में भी हीट वेव थी, 2020 में भी हीट वेव थी, जिसकी वजह से कुछ कोरल ही बच पाए हैं, बाकी कोरल ब्लीच हो गए हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट रीफ 2050 प्लान लेकर आई है सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आर कोरल रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में देखते हैं। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है, जहाँ पर अराउंड 29,100 स्पीशीज़ हैं एंड 900 आइलैंड्स हैं। ये जो सिस्टम है ये 2300 किलोमीटर के अराउंड स्प्रेड है, एंड ये कोरल सी में लोकेटेड है, जो कि क्वींसलैंड आइलैंड के कोस्ट पर है। यहाँ पर एक 100 माइल चैनल है जो कि इसको सेपरेट करता है, एंड दैट चैनल इज़ 200 फीट डीप। जो रीफ है ये आप अगर आउटर स्पेस से भी देखोगे, अर्थ से ऊपर स्पेस में जाकर देखोगे, तब भी आपको रीफ वहाँ से विजिबल हो जाएगी। ये ऐसा वर्ल्ड का सिंगल बिगेस्ट स्ट्रक्चर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। इसीलिए ये जो रीफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रोटेक्ट करना है। हमारे लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर टूरिज्म भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसको बात की जा रही है, इसको प्रोटेक्ट किया जाए। जो रीफ है काफ़ी सारे वाइड डाइवर्सिटी को, स्पीशीज़ को होल्ड करता है, तभी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1981 में डेजिग्नेट भी किया गया था। तो ग्रेट बैरियर रीफ में सिर्फ कोरल्स ही नहीं होते, वहाँ पर फिशेज़ हैं, वहाँ पर एक्वेरियस जो सिस्टम है वो पूरा इफेक्ट होता है। जो हमारा
पानी में रहते हैं जो स्पीशीज़ वो पूरे इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि कई की लाइफ डिपेंड होती है कोरल रीफ्स पे। तो इसी वजह से अगर हमें एक को बचाना है तो हम पूरी उनकी प्रजाति को बचा पाएंगे। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू टेक नेसेसरी मेजर्स सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर कोरल रीफ। अब कोरल पॉलिप्स देखते हैं। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो बेसिकली टाइनी ऑर्गेनिम से बने होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कोरल पॉलिप्स। तो दीज आर द कोरल पॉलिप्स। इसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशन रहता है, एल्गी रहते हैं, जूजेंथली होते हैं। अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो वो अपना कलर छोड़ देते हैं, वो डाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सिर्फ वाइट कलर में रह जाते हैं। सो दीज आर द ब्लीच्ड कोरल्स। नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट कंडीशनल मार्केट अप्रूवल फॉर कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोवैक्सीन कोविशील्ड की जो मेडिकेशंस हैं, ये अब मार्केट में कुछ पर्टिकुलर यूजेस के लिए इनको पार्शली ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। जो ड्रग रेगुलेटर है उन्होंने इसको मार्केट अप्रूवल दिया है, जिसका मतलब है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो भी ये वैक्सीन को यूज़ कर सकेंगे, लेकिन ये वैक्सीन अभी रिटेल स्टोर्स में अवेलेबल नहीं होगी। अब देखते हैं कि कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है। जो सीरम इंस्टीट्यूट है जिसने कोविशील्ड को बनाया है एंड भारत बायोटेक जिसने कोवैक्सीन को बनाया है, वो अभी तक इमरजेंसी यूज़ के लिए ही इन मेडिसिन को ऑथराइज कर रहे थे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एरिया के लिए रिस्ट्रिक्टेड भी थी, क्योंकि ये अभी तक मास स्केल के लिए अप्रूव नहीं हुआ था। इसलिए इसको आप अनअवॉइडेबल सिचुएशन में ही यूज़ कर सकते थे, जैसे कि पेंडेमिक हुआ था अभी कोविड का। लेकिन अब क्या हुआ है, ये जो दोनों वैक्सीन है इन्होंने स्टैंडर्ड को मिट कर लिया है कि ये सेफ़ है एंड क्वालिटी, इनका जो स्टैंडर्ड है क्वालिटी स्टैंडर्ड है, एंड इनको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंडर भी अप्रूव कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब इसको हम पार्शल मार्केट ऑथराइजेशन की तरह से निकाल रहे हैं। अभी फुल मार्केट ऑथराइजेशन नहीं है। जो कल्चरल है कंडीशन मार्केट ऑथराइजेशन का, वो अभी पेंडेमिक के ही अंदर ओरिजिनेट हुआ है। ये कंसेप्ट कि हमें किस पर्टिकुलर दवाई को पूरी तरह मार्केट ऑथराइजेशन करनी है, जहाँ पर रिटेल स्टोर में भी अवेलेबल हो, कॉमन मैन के पास भी अवेलेबल हो, या फिर किस पर्टिकुलर मेडिसिन को हमें कंडीशनल मार्केट ऑथराइज करना है। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल रेगुलेटर्स क्या कहते हैं। जो यूरोपियन यूनियन मेडिकल एजेंसी है वो बोल रहे हैं कि आप ठीक है, इसको आप कंडीशनली मार्केटिंग देना चाहते हो तो इसके कुछ कंडीशंस होंगी, जैसे कि इसका बेनिफिट रिस्क एनालिसिस करना होगा कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, कि हमारा जो बेनिफिट है वो रिस्क को आउटवे करना चाहिए। और जो एप्लीकेंट है, जो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पास स्टेट होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए कि रीज़न के बाद ही वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि वी आर ऑथराइज टू प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर मेडिकेशन। मेडिसिन जो है वो इमीडिएटली अवेलेबल होनी चाहिए, एंड जो ऑथराइजेशन है, अप्रूवल है मेडिसिन का, वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होना चाहिए। जो कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन है वो सेम होनी चाहिए जो यूएस एफडीए एंड ईयू भी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जो यूएस एफडीए है उन्होंने CUA-2 mRNA वैक्सीन ऑफ फ्लाइजर को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यूके ने CUA जो वैक्सीन है, वैक्सीन ऑफ एस्ट्राजेनेका, इसके लिए ग्रांट कर दिया था। तो दीज आर द कंडीशन जिसको मीट करने के बाद ही पार्शल मार्केट ऑथराइजेशन दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या CUA ओपन है कि हम इसको एज अ बूस्टर डोज यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने मना किया है कि अभी इसको हम एज अ बूस्टर डोज नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जो इसका मतलब है कि सिर्फ अभी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कौन पर्सन एलिजिबल होगा 3rd डोज के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर 3 कैटेगरीज ऑफ पर्सन को एलिजिबल बताया है। दीज आर हेल्थलाइन वर्कर्स, जो आगे काम करते हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड एल्डरली पॉपुलेशन। तो सिर्फ अभी 3 कैटेगरी के लोग ही इसमें काम कर सकते हैं। अब CUA डिफरेंट कैसे है EUA से। अगर हम EU की बात करें, जो मैन्युफैक्चरर्स है इसके अंदर, उनको एफिकेसी और इसके सेफ्टी की डाटा प्रोवाइड करना होता है विद इन 15 डेज, लेकिन जो CU है उसके अंदर आपके पास 6 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। तो CU के अंदर आपका बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है कंपेयर टू EUA। नेक्स्ट इज अबाउट स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज। तो स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज है जिसको लॉन्च किया गया है कि हमें टू इंक्रीज इनोवेशन वेस्ट मैनेजमेंट, की हमें कैसे वेस्ट को मैनेज करना है, कम करना है, एंड उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। वेस्ट इंडिया बहुत जनरेट करता है, हम रिवर्स पोल्यूट करते हैं अपने वेस्ट से। तो मेन थिंग ये नहीं है कि हमें वेस्ट को स्टॉप करना है, मेन थिंग ये है कि हम वेस्ट को मैनेज कैसे कर रहे हैं, वेस्ट का डिस्पोजल कैसे हो रहा है। तो स्वच्छता स्टार्टअप चैनल UPSC जनरली पूछ लेती है कि स्वच्छता स्टार्टअप चैनल वाज फॉर विच पर्टिकुलर थिंग। तो यूजुअली हम इसको स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ते हैं, जहाँ पर हम सिर्फ क्लीनिंग ऑफ रिवर्स की बात कर रहे हैं, बट दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट। तो यू शुड नो, ये UPSC ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है और हम इसमें ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं।
जो चैलेंज है ये लॉन्च किया गया है एजेंसी फ्रंकादे डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये बेसिकली यहाँ पर फ्रेंच की एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इसमें कोलैबोरेट कर रहा है। जो टॉप 10 विनर होंगे इस पर्टिकुलर चैलेंज के उनको 25 लाख रुपीज़ का प्राइज़ भी दिया जाएगा और जो चैलेंज है उसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर कंडक्ट करेगी एंड सुपरवाइज भी करेगी। सो दीज आर द थिंग्स जो आती है अंदर स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज। पेपर वेस्ट के लिए अलग डस्टबिन होगा, प्लास्टिक वेस्ट के लिए अलग, कि हम वेस्ट को सेग्रीगेट करें। तो हमारा मेन एम ऑन सेग्रीगेशन होना चाहिए कि कैसे हम वेस्ट को सेग्रीगेट कर रहे हैं एंड अपना जो डिस्पोजल है उसको इफेक्टिव वे से कर रहे हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट के अलग, बैटरीज के लिए अलग, ग्लास के लिए अलग एंड मेटल के लिए अलग। सो दीज आर द टाइप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, इसी को हम बात कर रहे हैं। तो चैलेंज के बारे में डिटेल देखते हैं। जो चैलेंज है बेसिकली लाइट थ्रू करता है ऑन द स्टार्टअप जो वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं। ये उन्हीं स्टार्टअप्स को इनकरेज करता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आओ। इसमें यहाँ पर इंडिया एंड फ्रेंच कंपनीज दोनों इन्वॉल्व हैं, वही पार्टिसिपेट कर रही हैं एंड दे विल फाइंड सोल्यूशन इन 4 एरियाज। कौन कौन से? ज़ीरो डंप, कि यहाँ पर ज़ीरो डंपिंग होनी चाहिए। सोशल इंक्लूजन, लोगों का पार्टिसिपेट होना चाहिए। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, सबसे ज़्यादा वेस्ट हमारा प्लास्टिक से होता है, तो कैसे हम प्लास्टिक से वेस्ट को मैनेज करेंगे। एंड फोर्थ इज ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिजिटल इनेबलमेंट, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए कि इसकी पूरी फंक्शनिंग कैसे चल रही है एंड ये सब ऑनलाइन डिजिटली अवेलेबल होगा। विल ग्रो इस पर्टिकुलर मिशन का चैलेंज का इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है। सिग्निफिकेंस देखते हैं। ऑब्वियसली अगर ये चैलेंज सक्सीड होता है तो स्मार्ट गवर्नेंस आएगी। जो गवर्नमेंट का मिशन है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, उसमें हम एक स्टेप फॉरवर्ड मूव कर जाएंगे। अब हमने क्लीनिंग ऑफ रिवर्स के बाद अब वेस्ट को भी मैनेज करना सीख रहे हैं। स्टार्टअप्स को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं ताकि वो जो ड्रीम है ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज़ उसको रियलाइज़ कर सके, क्योंकि हमारा मेन एम है कि जो सिटीज़ है वहाँ पर कचरा इकट्ठा ना हो, इनफैक्ट वो पूरे प्रॉपर मैनेजमेंट से डिस्पोजल हो सके। SBM अर्बन 2.0 ये भी मेन लॉन्च किया था, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं गार्बेज फ्री सिटीज इन नेक्स्ट 5 years। तो ये दीज आर द चैलेंजेस। बैकग्राउंड देखते हैं। जो चैलेंज है बेसिकली जो फ्रांस एंड यूरोपियन यूनियन है वो कोशिश कर रहे थे कि इंडिया के साथ नेगोशिएट कर सकें कि एक ऐसे ट्रीटी लेकर आएँ जो प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल कर सके, क्योंकि कंट्री में प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो इसलिए तीनों कंट्रीज़ मिलके कोशिश कर रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट को हम कम कर सकें। एंड इससे क्या होगा, हमारी एक इकोनॉमिक सर्कुलर इकोनॉमिक बन जाएगी कि प्लास्टिक को हम वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, वो डिस्पोजेबल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अगर हम उसको अच्छे से डिकम्पोज कर पाएंगे, रिसाइकिल कर पाएंगे, तो हमारी जो इकोनॉमी है एक सर्कुलर इकोनॉमिक बन जाएगी, ताकि हमारी जो डिपेंडेंस है प्लास्टिक पे वो भी कम हो जाएगी। अब हमें ज़रूरत क्यों है इस चैलेंज की? क्योंकि जो स्टार्टअप्स हैं वो हर रोज़ इवॉल्व हो रहे हैं, हर रोज़ ग्रो हो रहे हैं एंड इंडिया इज़ द हब ऑफ स्टार्टअप। इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप है, यहाँ पर 70 यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप्स हैं। जो यूनिकॉर्न्स होते हैं वो ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा होती है, और जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में। और जो चैलेंज है ये वही स्टार्टअप की जो पोटेंशियल है उसको कैपिटलाइज करेगा, यूज़ करेगा इन द फील्ड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। इवन जो लोग हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी कि वो इसमें और से ज़्यादा जुड़े, लोगों को इकट्ठा करें और अच्छे से काम करें। सो दिस वाज अबाउट स्टार्टअप चैलेंज। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट न्यूकोव कोरोना वायरस। तो ये नया वेरिएंट है न्यूकोव कोरोना वायरस। तो अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ रिसर्चर्स एक नया वायरस है जो कि साउथ अफ्रीका के बैट्स में ट्रांसफ़र हो रहा है एंड अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो ये ह्यूमंस में भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है वहाँ पर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इट कैन बी कम्युनेबल टू ह्यूमंस अगर ये म्यूटेशन शुरू हो गया। तो अगर न्यूकोव का म्यूटेशन शुरू हो गया तो ये ह्यूमंस के लिए और ज़्यादा खतरा बन जाएगा। तो ये आ रहा है बैट से, जो कि अभी सिर्फ साउथ अफ्रीका में हो रहा है। अब देखते हैं कि ये कैसा है। जो एक स्टडी हुई थी जिसने बताया है कि ये न्यूकोव जो वायरस है ये बेसिकली मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से रिलेटेड है, जो कि एक वायरस डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है, जिसको 2012 में सऊदी अरेबिया में हमने ट्रैक किया था। सऊदी अरेबिया में हमें पता चला था कि ये मर्स एक वायरस है। अब न्यूकोव के बारे में देखते हैं। जो न्यूकोव है ये साउथ अफ्रीका में भी अभी फाउंड किया गया है और अभी इसका स्प्रेड सिर्फ एनिमल्स तक ही लिमिटेड है।
अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं आया है जिसमें हमें पता लगे कि ये ह्यूमन को इन्फेक्ट हुआ है, लेकिन अगर इसकी म्यूटेशंस होती हैं तो ये ह्यूमंस के लिए डेफिनेटली हार्मफुल हो सकता है। एक स्टडी के मुताबिक न्यूकोव और इसके जो क्लोज रिलेटिव हैं दैट इज़ PDF2180 वो कुछ टाइप्स ऑफ बैट में हमें फाउंड किए गए हैं एंड ह्यूमन में भी इसकी एंट्री पॉसिबल हो सकती है अगर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि जो ACE2 है वो एक तरह से रेसिपिटर प्रोटीन है हमारे सेल्स में, जो कि कोरोना वायरस के लिए एक तरह से एंट्री पॉइंट है एंड वहीं से फिर अगर एक सेल इन्फेक्ट होगा तो हमारा पूरा जो सेल है, पूरी बॉडी है, वो इन्फेक्ट हो जाती है। जो फर्स्ट केस ऑफ ACE2 है यूसेज हुआ था वो हुआ था मर्स रिलेटेड वायरसेस में, जो कि बात करते हैं कि कैसे हमें बायोसेफ्टी लेकर आनी है ताकि जो ह्यूमन एमरजेंस है ऑफ ACE2 का यूजिंग मर्स CoV-2 वो हम प्रिवेंट कर सकें। जो इन्फेक्शन है न्यूकोव का वो क्रॉस न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता। अगर हम बात करें कि मर्स कोव या सार्स कोविस जो वैक्सीन आई थी इनको यूज़ करके हम न्यूकोव को भी सबमर्ज कर देंगे या सबड्यू कर देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको नई वैक्सीन ही बनानी पड़ेगी। तो एक नया खतरा आ रहा है दैट इज़ न्यूकोव वायरस। अब कोरोना वायरस के बारे में देखते हैं। कोरोना वायरस बेसिकली RNA टाइप ऑफ वायरस है जो कि बेसिकली बर्ड्स एंड एनिमल्स में डिसीजेस कॉज करता है। अगर हम ह्यूमन एंड बर्ड्स की बात करें तो ये माइल्ड से लीथल भी हो सकता है। ये एक तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। आपने देखा होगा जब आपको कोविड होता है तो माइल्ड इलनेस फील होती है, स्टार्टिंग आपकी सोर थ्रोट से होती है, देन कॉमन कोल्ड डेवलप होता है, देन बॉडी एक शुरू होता है। तो इसके काफ़ी लीथल वायरसेस भी हैं, लीथल केसेस भी हैं जैसे सर्स एंड मर्स। अगर हम पिग्स एंड काउस की बात करें तो ये उनमें डायरिया कॉज करता है, और अगर माइस की बात करें तो ये उसमें हेपेटाइटिस एंड एंसेफेलाइटिस कॉज कर सकता है। अब सार्स के बारे में देखते हैं दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एक तरह से ये भी वायरल रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, जूनोटिक ओरिजिन है, मतलब ये एनिमल से ही ओरिजिनेट हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी आपके लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है। और जो फर्स्ट केस आया था ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीज़ दैट हैपेंड इन 2002। तो यहाँ पर सार्स का भी हमने बैकग्राउंड देख लिया कि लेकिन सार्स अब कंटेन हो चुका है, लेकिन अब उसके जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, म्यूटेशंस हो रहा है क्योंकि जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा म्यूटेट होता है जिसकी वजह से यहाँ पर कंट्रोल करना उसको मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट इज़ अबाउट पश्चिम लहर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम लहर ये एक तरह से एक्सरसाइज है, कंडक्ट किया गया है बाय इंडियन नेवी। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवल फोर्स इन्वॉल्व है। तो आपको ध्यान रखना है पश्चिम लहर सिर्फ इंडिया की ही एक्सरसाइज है, इंडिया की किसी दूसरी कंट्री के साथ नहीं है। तो अभी इस एक्सरसाइज को रिसेंटली वेस्ट कोस्ट पे कंडक्ट किया गया है। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रेलिवेंट फ्रॉम UPSC पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सरसाइज के बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। ये जो एक्सरसाइज है, हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं कोऑपरेशन इन्हांस करने के लिए, ऑपरेशन मैनेजमेंट बढ़ाने के लिए, और बात करते हैं कि कैसे हमें एक दूसरे की ट्रेनिंग हो सके। हम अगर इन द केस ऑफ इमरजेंसी हमें वेट ना करना पड़े, हम डायरेक्टली पोजीशन में होकर हम एक्ट कर सकें। और ये जो एक्सरसाइज हुई है ये हुई है वेस्टर्न कमांड में, मुंबई में। जो हेडक्वार्टर्स है ईस्टर्न नेवल कमांड के वो विशाखापट्टनम में है, और अगर सदर्न नेवल कमांड की बात करें तो उनके हेडक्वार्टर्स कोची में है। पश्चिम चल रहा है 2022 के बारे में करते हैं। दीज आर द डिटेल्स कि किस किस एंड कौन सी पर्टिकुलर शिप्स ने, कौन से एयरक्राफ्ट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर 40 शिप्स थे, सबमरीन्स थे। जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने Su-30 Mk1 को इनफ्यूल किया है, यहाँ पर उसको डिप्लॉय किया है। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे दूसरे एयरक्राफ्ट्स भी है, डोरिनर, एयर सिस्टम, P-8I, MiG-28K जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर वेपन फायरिंग भी किया गया अंडर डिफरेंट सिनेरियोज एंड सर्कमस्टांसेस ताकि हमारी टेस्टिंग हो सके। वेस्टर्न नेवल कमांड के बारे में देखते हैं, जहाँ पर अभी ये मुंबई में हुआ है, एंड इसके डिटेल्स देखते हैं। जो वेस्टर्न नेवल कमांड है सबसे सीनियर है, जितने भी 3 नेवल कमांड्स हैं, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ। एंड ये रिस्पॉन्सिबल है जो भी इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें फोर्सेस को डिप्लॉय करता है। एंड ये जो कमांड है ये 3 स्टार फ्लैग ऑफिसर इसको लीड करते हैं। जो टाइटल है उनके ऑफिसर्स का दैट इज़ FOC इन C, दैट इज़ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न कमांड। एंड अभी जो प्रेजेंट हमारे चीफ ऑफिसर हैं इट इज़ वाइस एडमिरल अजिंद्रा बहादुर सिंह। तो अभी बहादुर सिंह जी इज़ द करंट rank admiral flag officer of the western command. So this is the information that may be useful for state PCS examination.
So that was all about today. I hope you like it. If you have any doubt, do let us know in the comment section. So thank you very much, and don't forget to write us to us at info@officerbitia.com. So all the best for your preparation, and thank you.